अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं और वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है और जब आप रेंट रिसीव करते हैं तो आपका टैक्स विदहेल्ड किया जाता है, लेकिन जब साल के एंड पे आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो टैक्स कम होता है, आपका टैक्स रिफंडेबल निकलता है जो कि गवर्नमेंट से बाद में नहीं मिलता। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है और क्या किराएदार ने पूरा टैक्स काटना है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो रेंट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से हम काफ़ी लेक्चर देख चुके हैं। अभी एक बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन आ रहा था जिसके ऊपर हमने पहले भी एक लेक्चर देखा कि हमारा जो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और उस रेंट के ऊपर आपका जो टैक्स विदहेल्ड होता है वो अमाउंट और जो साल के एंड पे आपने जमा करवाना होता है उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। मोस्टली वो जो टैक्स है वो रिफंडेबल निकलता है, मतलब आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट होता है और पेबल कम होता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। तो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपने इसको समझने के लिए। एक होता है विदहोल्डिंग टैक्स, यानी कि विदहोल्डिंग टैक्स जो कि एट सोर्स डिडक्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी ले रहे हैं तो आपका टैक्स डिडक्ट होगा, आप कोई रेंट ले रहे हैं तो आपका टैक्स डिडक्ट होगा। रेंट पे भी हर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करता, इसमें भी दो तीन लोग हैं। सबसे पहले कौन आता है कि अगर कोई कंपनी है, आपने किसी कंपनी को रेंट पे दिया हुआ है, यानी कि जो पीवीटी कंपनी है, तो वो आपको पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट करेंगे। उसके बाद आता है एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल, उनके ऊपर ये कंडीशन है कि अगर सारी प्रॉपर्टी अगर उन्होंने रेंट पे ली हुई है, मतलब ये जो बिजनेसमैन है, एओपी है, ये बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने एक प्रॉपर्टी आपसे ली हुई है, कुछ इनका वेयर हाउस है, ऑफिस है और भी शॉप है, उन सब का रेंट अगर 1.5 मिलियन तक या इससे ज्यादा होगा तो फिर आपका वो टैक्स विदहेल्ड करेंगे, अदरवाइज वो टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। तो ये हम कॉन्सेप्ट वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब फिर आपको पूरी अमाउंट रेंट की रिसीव होगी। इसी तरीके से अगर आप कोई किसी आप अदर देन इंडिविजुअल है, किसी सैलरी पर्सन को आपने रेंट पे दिया हुआ है या कोई भी और इंडिविजुअल है, तो वो टैक्स आपका विदहेल्ड नहीं करेंगे। जो भी आपका एग्रीड रेंट है, फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये या 20,000 रुपये महीने का है, तो पूरी अमाउंट आपको रिसीव होगी, वो भी टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक है विदहोल्डिंग टैक्स जो पेमेंट रिसीव करते हुए डिडक्ट होगा रेंट, और एक होता है चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी में क्या होता है कि एनुअल जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, साल के एंड पे जाके जैसे 2025 की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे हमारी इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता है। अब ये जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, यानी कि मंथली टैक्स या जो पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट हो रहा होता है, और जो एनुअल आपने देना है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, कंट्राडिक्शन आ जाता है। ये अमाउंट ज्यादा होती है, ये अमाउंट कम होती है, तो बाद में रिफंडेबल टैक्स क्रिएट हो जाता है जो कि बाद में हमें गवर्नमेंट से नहीं मिलता। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। ये मैंने एग्जांपल ड्रा किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी एक प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए ने रेंट पे दी है, मंथली रेंट जो है वो 60,000 रुपया है, साल का रेंट बनता है 7,20,000 रुपया। एट सोर्स का मतलब ये है कि जब आपको पेमेंट रिसीव होगी मंथली, तो जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है उन्होंने टैक्स विदहेल्ड किया है। वो कितना विदहेल्ड करेंगे? एक स्लैब रेट है, दो स्लैब रेट है। एक स्लैब रेट है विदहोल्डिंग का, ये जो स्लैब रेट है ये विदहोल्डिंग का है। ये वो स्लैब रेट है जिसके बेस पे आपने साल में एंड पे जाके टैक्स रिटर्न फाइल करना है। प्रॉब्लम ये है, ये दोनों स्लैब रेट डिफरेंट है, ये स्लैब रेट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जब स्लैब रेट ही डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली टैक्स भी सेम नहीं होगा। वेयर एज अगर आप सैलरी के केस में देखें तो सैलरी के केस में जो टैक्स विदहेल्ड हो रहा होता है वो सेम होता है, जमा भी आपने वो करवाना है। इसी तरीके से बिजनेस के केस में देखें तो बिजनेस में भी जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपका टैक्स विदहेल्ड होता है वो भी तकरीबन सेम होता है। रेंट के केस में गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर रही, पिछले 2-3 साल से यही मसला चल रहा है, ये इशू चल रहा है। अब होता क्या है आपका, जैसे हमने नीचे एग्जांपल के थ्रू एग्जांपल में भी देखा है कि आपने जनाब आपका रेंट बनता है 7,20,000 रुपया। अब 7,20,000 रुपया आपका जो रेंट है ये साल का है। अब आपने आपका जो टैक्स जो पेमेंट कर रहा होगा उसके पास ये स्लैब रेट अवेलेबल है, वो देखेगा 3 लाख तक 0 है, और 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, और इससे ऊपर 10% है। अब इसके मुताबिक 7,20,000 के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो बन जाएगा 27,000 रुपया। अब होगा क्या कि जब आप साल के एंड पे जाके टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे इनकम आपकी सेम रहेगी और आपका जो टैक्स है वो स्लैब रेट डिफरेंट हो जाएंगे। वो कौन से स्लैब रेट है? वो ये है कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से 12 लाख तक अमाउंट है 15%। तो 7,20,000 रुपया, यानी कि 7,20,000 में से 6 लाख हम माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो अमाउंट है 1,20,000 रुपया, क्योंकि 6 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, उसके ऊपर अगर आप लेंगे अमाउंट 15% लेंगे तो 18,000 रुपया बन जाएगा। आपका टैक्स बनता है 18,000,
आपका डिडक्ट हो चुका है 27,000, तो 9,000 रुपये आपका रिफंडेबल टैक्स है, जो कि हर साल जमा होता जाता है, क्योंकि आपकी जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। जितना ज्यादा रेंट होता जाएगा, जितना विदहोल्डिंग ज्यादा होती जाएगी, ये भी अमाउंट डिफरेंट होती जाएगी। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि जितने भी लैंडलॉर्ड हैं, हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, इस तरह आप भी अगर देख रहे हैं, अगर आपने कुछ दिया हुआ है तो आप भी देख रहे होंगे कि आपका जो टैक्स है जमा हो रहा है। अनटिल अनलेस अगर आपका कोई और इनकम नहीं है, फॉर एग्जांपल आप रेंट भी रिसीव कर रहे हैं और आप सैलरी भी ले रहे हैं, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो जो टैक्स आपका ये बनेगा वो आप किसी दूसरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं रिटर्न में। लेकिन अगर आपका है ही सिर्फ रिटर्न है, यानी कि रेंट ही है, तो फिर 9,000 रुपये आपका कोई एडजस्ट नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, जिसका रिफंड मिलना तकरीबन अब नामुमकिन है, क्योंकि रिफंड मिलता ही नहीं है। अब तकरीबन जो है वो खत्म हो चुका है, बस रूल ही अवेलेबल है, फिजिकली हमें कोई पैसे नहीं मिलते। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इस सोल्यूशन के लिए ना एक चीज मैं सिर्फ आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। एक जो थोड़ा सा लॉ के हम कह सकते हैं कि मैनेज वे है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म पे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो एक तरीका है वो मैनेज आप क्या कर सकते हैं कि अगर जब आप रेंट देते हैं, ये मिस्टर ए है, ये लैंडलॉर्ड है, और आपने रेंट दे दिया, रेंट पे दिया प्रॉपर्टी मिस्टर बी को, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि मिस्टर बी का क्या स्टेटस है। अगर तो वो कंपनी होगी तो फिर तो उन्होंने आपका टैक्स काटना ही काटना है। अगर वो बिजनेस इंडिविजुअल है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई आपका बिजनेस सेटअप में आपने कोई और प्रॉपर्टी भी ली हुई है, अगर आपने नहीं ली तो मेरी प्रॉपर्टी का रेंट तो बनता है 7,20,000 रुपया टोटल। तो आप लॉ के मुताबिक अगर आप एक साल का 1.5 मिलियन से कम रेंट की पेमेंट करेंगे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा मैं, कंबाइंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो अगर उनका एक ही बिल्डिंग है जो आपसे ली हुई है और कोई भी ऑफिस नहीं है, तो फिर आपका रेंट तो 7,20,000 है। तो फिर आप उनको कह सकते हैं कि भाई अगर आपको नहीं पता तो कानून के मुताबिक अगर आपका रेंट 1.5 मिलियन से कम है तो आप मेरा जो टैक्स है वो विदहेल्ड नहीं कर सकते। तो आप उनको थोड़ा एजुकेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेक्शन 155 को स्टडी कर ले, वहां पे लिखा हुआ है बड़ी डिटेल में, उनको भी कह देंगे वो स्टडी कर ले, आप ये अपना जो रेंट है, अपना जो टैक्स है वो बचा सकते हैं। बाकी जो दूसरा सोल्यूशन है फिर कभी डिस्कस करेंगे, वो एक इफेक्टिव सोल्यूशन है, आजकल काम भी हो रहा है उसके ऊपर, मार्केट में लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। उससे रेलिवेंट जो चीजें होंगी फिर कभी किसी टाइम किसी लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया है। लैंडलॉर्ड यानी कि जिन्होंने मकान किराए पे दिया हुआ है और जिन्होंने मकान किराए पे लिया हुआ है या बिल्डिंग दी हुई है, दोनों के एंगल से हमने देख लिया है कि किसने काटना है, कितना डिडक्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा। दूसरी इनकम नहीं है तो रिफंड नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। क्या दो सोल्यूशन है वो मैंने आपको नीचे बताए हैं थोड़े से ब्रीफली, क्या आप स्टडी करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई सैलरी इंडिविजुअल है या अदर देन कोई इंडिविजुअल है और गलती से आपका टैक्स काट रहा है, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि बाय लॉ आप डिडक्ट ही नहीं कर सकते, आपके ऊपर तो ये एप्लीकेशन अवेलेबल ही नहीं है, आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले ये होता था कि हम जितना टैक्स बनता है हम ये कहते हैं हमारा टैक्स था, हमने डिडक्ट कर लिया, जमा हो गया। लेकिन अब याद रखें, टैक्स डिडक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या वो लॉ के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप उसको सही तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तो आपका या तो टैक्स ज्यादा कट जाएगा या कम कट जाएगा, तो दोनों सूरतों में आपके लिए नुकसान है। ज्यादा होगा तो रिफंड नहीं मिलेगा, कम होगा तो आपको इकट्ठा देना पड़ेगा रिटर्न के टाइम पे। तो ये दोनों सिचुएशंस में जो रिसीवर है या पेयर है, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ट्रांजैक्शन के टाइम पे गपशप लगाना बड़ा जरूरी है कि इतना टैक्स बनता है, इतना नहीं बनता, उसको आप मैनेज करें। जो गवर्नमेंट को चला जाएगा वापस लेना बड़ा मुश्किल है, अगर कम कटेगा तो आपको देना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक ही बार टैक्स देंगे तो भी प्रॉब्लम होती है कि हम इकट्ठा टैक्स कैसे दे दें अभी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने मैनेज करके चलनी है। हमारी सारी चीजें ठीक होती हैं, हम चीजों को स्टडी नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।